नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस फाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, शिकार नहीं तुम शिकारी हो, बनो शेर और दहाड़ लो तुम, मिठा दो मिटा दो जो भी बाधा हो, बस जीवन का एक इरादा हो। ठीक है, मंजिल को पाना ही तकदीर तुम्हारी, मेहनत करो और फाड़ दो तुम। ठीक है, यानी कि मतलब सीधा सा रहस्य है, ये बात ये है कि आपको शिकार नहीं बनना है, शिकारी बनना है, और जो टारगेट है उसको एनी हाउ आपको अचीव करना है मेहनत करके। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 18 दिसंबर 2023 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये ईस्टर्न है ना, कि नए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नए भौरूपुर जंक्शन तक 402 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किसने किया? तो आपको मालूम होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहां से कहां तक चलेंगे। ये 402 किलोमीटर लंबा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था, वहां से भौपुर जंक्शन तक जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नरेंद्र मोदी। और ये कब उद्घाटन किया गया है? 18 दिसंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या? तो ये मालगाड़ी का, जो मालगाड़ी है उसको आवाज जावा करने में जो दिक्कत होती थी पहले, वो अब दिक्कत नहीं होगा। उस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री है उसको माल सप्लाई करने में बड़ा आसानी होगा और कम समय में मतलब माल को जो है वो सप्लाई हो सकेगा। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 402 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है। ये 18 तारीख को किया गया है। ठीक है, इस सेक्शन का उद्घाटन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे 10,903 करोड़ रुपए की खर्च से लागत से बनाया गया है। ठीक है, यह खंड नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात जिले से होकर गुजरता है। ये याद कर लीजिएगा। इसमें 12 स्टेशन है, जिसमें से 6 जंक्शन है और 6 क्रॉसिंग स्टेशन है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यह गलियारा जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल के कोयले क्षेत्रों में, जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत के कोकिंग कोल लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के उत्तरी भारत के बिजली संयंत्र से जोड़ता है। ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गलियारा है, इस पर माल गाड़ियों का जो स्पीड होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। ये भी याद कर लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। जिस प्रकार से ये ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, उसी प्रकार से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी है। ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का कितना अभी तक काम हो गया है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है ये 1506 किलोमीटर ये किया जा रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये याद कर लीजिएगा। इससे क्या है कि जो जो शहर है देश में माल ढुलाई का स्वरूप बदलती भारतीय रेलवे, अब भारतीय रेलवे के द्वारा ये सब जो है स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यही मतलब हो गया कि माल का आवागमन करने के लिए एक उनके लिए स्पेशल रूट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवेयरनेस, यानी कि आसरा द्वारा वर्ष 2023 का विजनरी लीडर आइकन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो विजनरी लीडर आइकन अवार्ड जो है वो डॉक्टर श्रीनिवास नाइक दरावत को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? द एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवेयरनेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में एडवोकेट्स, अच्छा इसमें ये बात हो गया। ये जो पुरस्कार है ये 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में यहाँ पे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ये दिया गया था। ठीक है ना। श्रीनिवास नायक धरावत रियल विजन्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये याद कर लीजिएगा।
तेलंगाना रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण ने डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावर को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, यह पुरस्कार डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावर को रियल एस्टेट उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आसरा भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता अधिकार संगठन है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता अधिकार संगठन आसरा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसरा है क्या, तो ये भारत का उपभोक्ता अधिकार संगठन है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे तेलंगाना की बात हुई है, तो तेलंगाना के राज्य मतलब तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। अभी नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक है ना, गठन इसका 2 जून 2014 को हुआ था। विधानसभा सीट 119, राज्यसभा लोकसभा सीट 19 और राज्यसभा 7 सीट है। जिला 33 है, तेलंगाना उच्च न्यायालय। और यहाँ पे भारत भाषा जो है वो तेलुगु और उर्दू बोला जाता है। झील यहाँ पे देखिए, अरावल चेरुवु झील, ठीक है, दुर्गम चेरुवु झील, ठीक है, जिसको गुप्त झील भी कहा जाता है, हिमायत सागर, हुसैन सागर झील, आसमान सागर झील, ठीक है, सैफुगुल्ला झील, ये सब सारे झील है, इसे देख लीजिएगा। नदी में कौन कौन सा है, तो भीमा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, माजरा, प्राणहिता, तुंगभद्रा और वैंगगंगा, वर्धा, ये सब सारे नदी जो है वो तेलंगाना में है। बांध देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, श्री राम सागर बांध जो कि गोदावरी नदी पर है, ठीक है, निजाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर है। उसके बाद हिंडी जलाशय ये कृष्णा नदी पर है। लोसार मलयन बांध ये मनैयर नदी पर है। और सिंगूर बांध ये कि मजीरा नदी पर है। रामागुंडम बांध भी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, त्यौहार बोनालू त्यौहार और बथुगंबा त्यौहार जो कि ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये आ सकता है क्योंकि ये पहला एडिशन है इसलिए। ठीक है ना, और इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले एडिशंस में शीर्ष स्थान पर हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हरियाणा जीता है। ठीक है ना, 10 दिसंबर से शुरू हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया। हरियाणा ने यहाँ पे 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ 105 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, टोटल 62 पदक जीता है, जिसमें से 25 स्वर्ण है, 23 रजत है और 14 कांस्य पदक है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, ये टोटल जो 14 पदक जीता है। ठीक है ना, टोटल जो है 34 पदक जीता है, ये तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एथलीटों ने यहाँ पे भाग लिया, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है फ्रेंड्स, क्योंकि 32 राज्य हमारे देश में है ही नहीं, है ना, तो 28 राज्य अभी तक हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो थोड़ा प्रिंटिंग है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। साक्षरता दिवस साक्षरता दर जो है ये 75.55 है, यानी कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं। और लिंग अनुपात जो है ये 879 महिलाएं जो है वो प्रति 1000 पुरुष हैं। विधानसभा सीट 90, ठीक है, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, जिलों की संख्या 22। उच्च न्यायालय हरियाणा उच्च न्यायालय। झील में कौन कौन सा है, तो बड़खल झील, ब्यूटी झील, ब्लू बर्ड झील, बम्हा सरोवर, करंट झील, कर्ण झील, सनिहित सरोवर, सूरज कुंड, तिलिया झील, ये सब यहाँ पे हरियाणा में स्थित है। नदी यमुना, घाघर और साबिनी नदी यहाँ पे हरियाणा में स्थित है। लोक नृत्य यहाँ पे फाग नृत्य, डाक नृत्य, धमल नृत्य, लूर नृत्य और झूमर, ये सब हरियाणा का नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है, तो हरियाणा में स्थित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ये टॉप 4 में शामिल है। महाराष्ट्र टॉप 5 में है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कब से कब मनाया गया,
तो ये मनाया गया 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में सूरत डायमंड फोर्ड बोर्ड्स का उद्घाटन किसने किया? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस माना जा रहा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सूरत डायमंड फोर्ड्स। ठीक है, ये ऑफिस यहाँ पे है कि आपको मालूम होगा कि सूरत जो है वो डायमंड का कारोबार के लिए ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे जितने भी डायमंड के कारोबारी हैं वो पहले मुंबई आके अपना सेल बिक्री करते थे। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल डायमंड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश भारत है। ठीक है, और उसके बाद जो ये करता है, उसके बाद जो डायमंड है वो भारत उसको चमका के उसको आगे बेचता है, और उसके लिए डायमंड कारोबारी को मुंबई आना पड़ता था। ठीक है, तो उस केस में ये नया बड़ा ऑफिस बनाया है। वो कहाँ पे? गुजरात के सूरत में। ठीक है, और ये सूरत डायमंड फोर्स के नाम से जाना जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र है। ठीक है, उसके बाद इस बिल्डिंग का सूरत के पास खजोक गांव में स्थित है। 67 लाख वर्ग फुट में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे उद्घाटन मतलब किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 182 और लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, और यहाँ के जिलों की संख्या 33 है। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय है। मंदिर में सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है, और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नदी में कौन कौन सा है? तो नर्मदा नदी, साबरमती नदी, तप्ती नदी, बेतवा और माही नदी यहाँ पे स्थित है, ये याद कर लीजिएगा। बांध में सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, और कनाडा बांध ये माही नदी पर है। करजन जलाशय ये भी करजन नदी पर है। और यहाँ पे पतंग जो त्यौहार है, काइट फेस्टिवल, वो अहमदाबाद में मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपको डांडिया भी देखने को मिलेगा। डांडिया यहाँ का लोक नृत्य भी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, गारबा डांडिया। ठीक है ना, डांडिया रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है डायमंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 18 दिसंबर। ठीक है ना। दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय है एक्ट टुडे, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1990 से ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परियोजनों के सदस्यों के लिए अधिकारों की सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने के लिए सालगिरह को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी कि सॉइल डे। 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस भी 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी है, और इसी दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है ना,
वहाँ पे शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर का अब तक का इम्पोर्टेंट दिवस है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुछ ना कुछ एक नंबर आपको जरूर दिला के जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की नवीनतम प्रशासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में 125 मिलियन डॉलर प्रशासन के साथ दुनिया के प्रशासन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? यानी कि देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विच कंट्री रिमेन्स द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रिमिटेंस इन द वर्ल्ड इन 2023 विथ 125 बिलियन डॉलर्स रिमिटांस। तो ये भारत ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। पिछला बार भी भारत ही टॉप पर था, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि रिमिटांस कौन सा होता है कि भारत के लोग जो विदेशों में जाके कमाते हैं और वो अपने फैमिली को जो पैसा भेजते हैं, तो उसको उसको रेमिटांस बोलते हैं। तो ऐसा करने वाला भारत ही है जो कि विदेशों से रेमिटांस प्राप्त करता है, और ये 2023 में कितना प्राप्त किया है? 125 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक की यह रिपोर्ट के अलावा यह बताया गया। उसके बाद मैक्सिको जो है ये दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पर, फिलीपींस चौथे स्थान पर, मिस्र पांचवें स्थान पर है, ये याद कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया में भारत प्रशासन प्रवाह में वृद्धि की दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में 2023 में प्रशासन 7.2% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है इतना परसेंट से, है ना। यूरोप और मध्य एशिया में प्रशासन प्रवाह में वो 1.4% की कमी आई है, ठीक है। चलिए, रिपोर्ट 2023 में निम्न और मध्य आय वाले देशों जैसे प्रक्षेपण प्रवाह में निरंतर वृद्धि दर्शाती है। 2023 में ये प्रक्षेपण लगभग 3.8% की वृद्धि हुई है, ये भी याद करें। लगातार दूसरे वर्ष मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका प्रक्षेपण में गिरावट दर्ज की गई है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में स्पेक्स योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है? तो स्पेक्स योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और इसके भी मंत्री अश्विनी वैष्णव ही हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, सरकार 10,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के साथ संशोधित प्रोत्साहन योजना इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। और इस कदम का उद्देश्य है भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर का विनिर्माण को भी बढ़ावा देना इस मिशन का लक्ष्य, स्पेक्स योजना। ऑप्शन नंबर इसका ये ए इसका सही आंसर था, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट निम्नलिखित में से किस अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो आर्मी हॉस्पिटल यानी कि सेना अस्पताल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और सक्सेसफुल हुआ है। बोन मैरो अस्थि मज्जा को कहा जाता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बोन मैरो ये भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में चिकित्सा पेशेवर ने भारत में पहली बार एक बच्चे के लिए जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रोत्साहन प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया। इस बच्चे को एक दुर्लभ प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी विकार का निदान किया गया था, ठीक है। मंत्रालय के अनुसार समान कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चों और परिवारों को अब इस नवीन प्रक्रिया के कारण नई आशा है। इसमें आगे कहा गया है कि इस साल की उम्र में रोगी एक 7 वर्षीय लड़के को ARPC1 PB का निदान किया गया था, जो कि इम्यूनोडिफिशियंसी का एक बेहद असामान्य रूप है, ठीक है। तो एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक इंडेक्स 2023 में अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो अचीवर्स की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बिहार शामिल नहीं है ना। बाकी अचीवर्स की सूची में शामिल है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023, उसमें अचीवर की कैटेगरी में बिहार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉजिस्टिक इंडेक्स 2023 में अचीवर्स के सूची में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात और उसके साथ साथ आपको देखिए दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सब शामिल है। ठीक है, लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड फास्ट मूवर राज्य की कैटेगरी में शामिल है। वहीं पे गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ये दोनों जो है ये आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में राज्य को उनके लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के आधार पर रैंकिंग की गई है। ये भी याद कर लीजिएगा। लॉजिस्टिक भी वही हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सामान हम लोग ट्रांसफर करते हैं, डिलीवर करते हैं, डेट इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक। ठीक है ना। उसके बाद सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। यह भी याद कर लीजिए। लॉजिस्टिक सेक्टर 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ऐसा कहा गया है लॉजिस्टिक सेक्टर में। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। एसबीआई द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की महिलाएं मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक हो जाएगी? तो अभी एसबीआई का एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि 2029 तक भारत में महिलाओं की संख्या, जो वोट डालने की संख्या है, उससे महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी पुरुषों की संख्या से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2024 में इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद फिर 2029 में इलेक्शन होगा। तो 2029 तक ये रिपोर्ट कहा गया है कि 2029 तक भारत में महिलाओं की वोट देने की संख्या ज़्यादा होगी रेदर देन पुरुषों की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 2024 के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 68 करोड़ होगी, जिसमें महिला जो है ये 33 करोड़ होगा। 49% इसमें बढ़ोतरी होगी। 2029 के बाद महिलाओं वोटर की संख्या 37 करोड़ हो जाएगी, जो कि पुरुष वोटर 36 करोड़ बच जाएंगे। ये भी याद करिएगा। 2047 में महिलाओं के मतदाता प्रतिशत बढ़कर 55% हो जाएगा और पुरुषों की प्रतिशत जो है वो 45% हो जाएगा 2047 में। ठीक है, 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं पुरुषों की तुलना से अधिक था। ये याद कर लीजिएगा। 67.01% पुरुषों की तुलना में 67.18% मतदाताओं जो था वो महिला थी। ये भी याद कर लीजिएगा। यानी कि 2019 से ही ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पिछले 5 वर्षों में जिन 23 प्रमुख राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 18 राज्यों में महिलाओं का मतदाता प्रतिशत जो है पुरुषों की तुलना में अधिक था। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों में केवल 15% महिलाएं हैं। राज्य विधानसभाओं में कुल संख्या का औसतन 9% महिलाएं हैं। ये राज्यसभा में, ठीक है ना, राज्य विधानसभा में। और वहाँ पे लोकसभा में कितना परसेंट महिलाएं हैं? 15%, है ना, ये याद कर लीजिएगा। लगभग 73 सांसद है, महिला सांसद है। 73 या 76 एक बार कंफर्म कर लेंगे, लेकिन इतना ही सांसद है जो कि महिला सांसद है। और सबसे अभी तक का ज़्यादा है महिलाओं के लिए, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2029 करेक्ट आंसर है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, हमारा ये सेशंस आपको जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।